गर्ल इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12 में भौतिक विषय के अध्याय 9 अर्थात किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के भाग 4 में पुनः चर्चा करूँगा। चर्चा के बिंदु इस प्रकार होंगे। पूर्व ज्ञान का अवलोकन, थोड़ी सी बात करूँगा। उसके बाद में प्रिज्म से अपवर्तन आपको बताऊँगा, किस तरह से प्रिज्म में अपवर्तन होते हैं। साथ ही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करूंगा और त्रिभुजाकार पटल के लिए आपको यहाँ पर आपतन कोण तथा विचलन कोण के लिए ग्राफ साथ ही साथ में चर्चा करूंगा। इसके बाद में आपको कुछ उदाहरण दूंगा डेली लाइफ में आप जो देख पाते हैं इससे संबंधित। सूर्य के प्रकाश के द्वारा कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उस पर बात करूंगा। साथ ही इंद्रधनुष तथा प्रकाश की प्रकीर्णन की बात करूंगा, संबंधित प्रश्न। तो चलते हैं बच्चों। देखिए, यहां पर हमारे पास में एक प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म के बारे में आप समझ लीजिए। इसमें 5 फलक आपको दिखलाई दे रहे हैं। सामने और पीछे का फलक इसका त्रिभुजाकार है और शेष 3 फलक जो इसके हैं ये आयताकार है। तो बच्चों, यहां पर प्रिज्म में जिस तरह से आपने लेंसेज में पढ़ा है कि 2 पृष्ठों से अपवर्तन हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी ये आपतित किरण है। विरल से सघन माध्यम में गई, अभिलंब की ओर झुकी, पुनः सघन से विरल माध्यम में जा रही है। अभिलंब अब की बार ऐसे हो गया, इधर अभिलंब ये था, अभिलंब ये है, तो उससे दूर हट गई। निर्गत किरण ये हो गई यहाँ पर। तो ये इंसिडेंस एंगल ये हो गया आपको, ये रिफ्रैक्शन एंगल। अंदर से बाहर जब आता है तो ये इमर्जेंट रे आपको, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर इसका अपवर्तनांक देखिए, ज्ञात करते हैं। तरीका समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये अभिलंब हैं जो आप देख रहे हैं, अर्थात ये कोण कितना 90 का और ये कोण 90 का है। तो ये चतुर्भुज जो आपको दिखलाई दे रहा है, अर्थात चतुर्भुज ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर में देखिए ये दोनों एंगल मिलकर के कितने हो जाएंगे। जब ये 90-90 हैं तो एंगल ए प्लस एंगल एन कह लीजिए, इसे एंगल एन ही कह लेते हैं, 180 डिग्री। अब देखिए जरा सा इस त्रिभुज में आ जाते हैं, क्यू एन आर। पुनः त्रिभुज क्यू एन आर में ये R1 है और ये R2 है, एंगल N है। तो आप कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल N पुनः तीनों कोणों का योग 180 अंश का हो गया। देखिए जरा सा, दोनों ही 180 है, तुलना कर दीजिए जरा सा, आपको क्या मिल जाता है। R1 प्लस R2 प्लस एंगल N बराबर एंगल A प्लस एंगल N, और एंगल N कैंसिल हो रहा है तो आपको यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, R1 प्लस R2 बराबर एंगल A। इतनी बात ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। देखिए ये यहां पर आपतन कोण, पहले ये अभिलंब से अपवर्तन कोण R1 बना। तो बच्चों, अगर हम इस कोण की बात करें, छोटा सा यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, इस कोण की बात करें तो देखिए कितना होगा। शीर्षाभिमुख कोण ये I, तो पीछे वाला कोण ये भी I होगा। I में से R1 निकाल दीजिए, अर्थात ये कोण कितना हो जाएगा, I माइनस R1। ठीक इसी प्रकार से अगर ये कोण E है, शीर्षाभिमुख कोण भी E होगा। E में से R2 निकाल देंगे तो ये कोण कितना मिल जाएगा, E माइनस R2। अब आप देखिए, कृपया ध्यान दीजिए, हम त्रिभुज इसकी बात करेंगे
यहां पर ये जो दिखलाई दे रहा एम क्यू आर, तो देखिए जरा सा पुनः त्रिभुज एम क्यू आर में एम क्यू आर की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर ये देखिए वहिष कोण डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन है, जिससे ये फाइनली रे ये जो निकली तो इतने कोण पर विचलित हो गई। तो डेल्टा का मान आप जानते हैं कितना होगा, डेल्टा बराबर कितना, यही जो दोनों कोण हैं इनका योग होगा, अर्थात I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, या फिर ये कहें I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे, ग्राफ इसका मैं दिखला देता हूं अगली स्लाइड में। देखिए भिन्न भिन्न I के लिए आपने विचलन कोण यहां पर पाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये जो विचलन कोण डेल्टा मैं दिखला रहा था अभी इसमें, कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी निर्गत किरण फाइनली इस तरह से निकल पाई थी, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा था डेल्टा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इस डेल्टा एंगल के लिए देखिए कि भिन्न भिन्न जगहों पर I और E के मान अलग अलग हैं, परंतु एक स्थान पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा M का मान, ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा का मान, सॉरी, ये डेल्टा का मान मिनिमम यहां पर है, क्योंकि कर्व का निचला सिरा सबसे यहीं पर है। ये जो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, इस डेविएशन पर E और I बराबर होंगे, अर्थात हम आपसे बात करना चाहेंगे बच्चों, ये यहां पर E और I बराबर होंगे, तो ऐसे में ये जो पहला यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ था, ये किरण आधार के समांतर हो जाएगी, और इस स्थिति में R1 R2 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए न्यूनतम विचलन डेविएशन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या खास बातें हमने बताई, डेल्टा ये जो एंगल है इसको हम नया नाम देंगे डेल्टा M, अर्थात मिनिमम डेविएशन। इसी समय पर बच्चों I इज इक्वल टू E हो जाएगा और R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। मान लेते हैं इसे R नाम दे देते, सपोज से R नाम दे लेते हैं। तो चलिए जरा सा इन बातों को यहां पर रखते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या मिलता है। यहां से देखिए हमें R प्लस R बराबर एंगल A, अर्थात 2R बराबर एंगल A और R बराबर एंगल A अपॉन 2। R मिल गया, अपवर्तन के लिए I और R चाहिए हमें। दूसरी बात देखते हैं, देखिए इस वाले से देखते हैं, दूसरे इक्वेशन से यहां पर पुनः देख रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है इक्वेशन, इसमें देखिए E को I रख सकते हैं, अर्थात I प्लस I माइनस ये R1 प्लस R2 आप देख सकते हैं कितना था, A था, तो इसे हम एंगल A रख लेंगे। और डेल्टा ये जो है इसको मैंने कहा आपसे अब नया नाम डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन का नाम इसे हम देना चाहेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों 2I माइनस एंगल A, और ये यहां पर आपको मिल जाता है I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डेल्टा M प्लस एंगल A को इस तरफ ला रहे हैं, एंगल A अपॉन 2। अब आपको I और R मिल चुके हैं, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के लिए कितना हो जाएगा, साइन I ओवर साइन R। ध्यान दीजिए वैल्यूज को यहां पर पुट कीजिए, तो साइन ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा M प्लस एंगल A अपॉन 2 और होल अपॉन साइन R का वैल्यू आपने निकाला हुआ था कितना, A बाई 2 था,
ये यहां पर एंगल A/2, जितना भी एंगल A/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको प्राप्त हो गया। बच्चों यहां पर एक बात हम और करना चाहेंगे, अगर ये प्रिज्म कोण कम है, प्रिज्म कोण A बहुत कम है, तो ऐसे में हम यहां पर साइन ऑफ दिस एंगल जितना लिखा है इसको लिख सकते हैं डेल्टा m प्लस A/2, अर्थात साइन 5 डिग्री के लिए साइन 5 डिग्री को हम 5 ही लिख सकते हैं। इससे छोटे मानों से लेकर के 5 डिग्री तक साइन थीटा लिखा जा सकता है। साइन 0 जिस प्रकार से 0 होता है, साइन थीटा हो सकता है। शर्त यह है कि छोटे कोणों के लिए, अर्थात 5 डिग्री तक के लिए। तो इसी प्रकार से हम साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे भी आप देख रहे हैं A/2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा NA इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस A, अर्थात डेल्टा m का वैल्यू आपको क्या मिल गया, n-1 इंटू A। इस पर आधारित बच्चों बहुत से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपने ज्ञात किया, और यहां पर मिनिमम डेविएशन की बात देखी, जिसमें मैंने आपको इस ग्राफ में बताया था मिनिमम डेविएशन आप देख सकते हैं कर्व ड्रॉ करके, आई को बढ़ाते जा रहे थे, इंसिडेंस एंगल को आई को बढ़ाते जा रहे थे। एक समय पर हमें जो डेल्टा था, जो यहां पर से आप देख रहे थे, और इस जगह पर अर्थात ये जो कोण था डेल्टा, इसका वैल्यू आप देख रहे हैं कि शुरू में आई बढ़ने के साथ साथ में कम होते होते एक समय पर ऐसा आया कि ये आगे और हम निकल गए तो डेल्टा फिर कम हुआ और उसके बाद में बढ़ने लग गया। परंतु किसी विशेष एंगल पर आपने यहां पर नीचे देखा आई पर, जब आई का मान ई के बराबर हो जाता है, इमरजेंट एंगल यहां पर जो था हमारा, और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे में आप देख रहे थे कि जो I इज इक्वल टू ई हो गया था, और I इज इक्वल टू ई होने पर ये मिनिमम डेविएशन की स्थिति, अर्थात इस कर्व में ये डेविएशन डेल्टा का मान कम से कम है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण यहां पर कैसे हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के एक फलक पर पड़ा तो आपने देखा ये अपने अपने रंगों में टूटकर बाहर प्राप्त हुआ। यहां पर रंगों का जो क्रम है वो इस प्रकार से आपको दिखलाई दे रहा है। वॉयलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर, अर्थात जिसे आप क्या कहते हैं, विब्ग्योर कहते हैं। तो सबसे ज्यादा टर्निंग किसकी हुई, वॉयलेट की। लेकिन ध्यान दीजिए वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य कम होना अर्थात उतना ही ज्यादा उसका अपवर्तनांक, अपवर्तन उतना ज्यादा होना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो उसका अपवर्तन उतना ही कम होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर बाकी कलर्स आपको बीच में और भी हैं जिनका अलग अलग टर्निंग हुआ है, तो वो अपने प्रकाश अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, अपने घटकों में टूट रहा है यहां पर, और वो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहे हैं प्रिज्म के द्वारा। बच्चों ये माना जाता था शुरू में, अभी तो आजकल आपको देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम से बहुत अच्छी तरह से आप लोग परिचित हो चुके हैं, ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है। लेकिन एक समय में ऐसा था कि जब ये घटना हुई तो इसको लोग चर्चा करते रहे कि क्या प्रिज्म द्वारा ये हमें रंग प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रिज्मों के जो अंदर से रंग निकल रहे हैं, अपनी इसकी क्वालिटी है। तो इस चीज को न्यूटन ने आगे चल के पूर्ण विराम किया, एक प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने दिखलाया कि ऐसा
नहीं होता है। तो देखिए जरा सा इस पर क्लासिकी प्रयोग न्यूटन का क्या था। वो यहां पर बच्चों न्यूटन का यहां पर क्लासिकी प्रयोग देखिए क्या था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि श्वेत प्रकाशपुंज जब इसमें से गुजरा और इन्होंने उल्टा एक प्रिज्म सामने रख दिया बाहर। तो यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने रंगों में टूटे हुए थे, जो घटक थे इसके प्रकाश के, तो दूसरे जब प्रिज्म में पड़े और ये पुनः सारे रंग मिल करके बाहर जब निकला तो दूसरे वाले प्रिज्म के फलक पर पड़ा और यहां से निकला तो ये पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया। इस घटना से ये पूरी तरह से बात समझ में आ गई कि श्वेत प्रकाश के ही घटक ये सातों रंग होते हैं जिनको आप विबग्योर के नाम से जान रहे थे। विबग्योर में बच्चों सबसे नीचे आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, बैंगनी रंग होता है और उसके बाद जो कलर होते हैं आपके बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड का सबसे ज्यादा होता है तरंग दैर्घ्य। आपको यह भी बताऊंगा कि आपने अध्याय 8 में स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि सबसे कम दृश्य प्रकाश का हिस्सा होता है उसमें जो गामा से रेडियो वेव्स तक आपने देखे थे, और उस दृश्य प्रकाश में जो छोटा सा हिस्सा होता है वो रेड रीजन लगभग आपको दिखाई दे रहा था 750 नैनोमीटर होता है। और वॉयलेट के लिए देखिए क्या होता है, लगभग ये 400 नैनोमीटर होता है। अब बच्चों इसी कारण से वेवलेंथ जब आर का ज्यादा है तो उसका झुकाव भी कम होगा, अर्थात अविलंब से बहुत दूर नहीं हटेगा। लेकिन वॉयलेट का टर्निंग सबसे ज्यादा होता है इस वजह से क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा कुछ प्राकृतिक घटनाओं की बात करेंगे। देखिए हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटती रहती हैं उन पर हम विचार करें तो पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से, सबसे पहले हम आपको एक इंद्रधनुष का उदाहरण देंगे। आपने प्रायः देखा होगा बरसात के दिनों में जब सूर्य पीठ की ओर होता है और दूसरी तरफ हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। शर्त यहीं पर याद रखिएगा, सूर्य का एक तरफ होना, उधर हमारी पीठ होगी, और दूसरे सिरे पर जिधर इंद्रधनुष बन रहा है उस तरफ हमारा मुख होगा। तो मान लीजिए कि सूर्य पश्चिम दिशा में है और हम पूर्व दिशा में देख रहे हैं। यहां पर हमें दो तरह के इंद्रधनुष दिखलाई देते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। कैसे बनते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। बच्चों देखिए यहां पर 3 चरण में ये बात हो रही है। पहले सूर्य का प्रकाश, वर्षा की बूंद जब बरसात हल्की हो रही है, शावरिंग हो रही है, तो उस पे जब किसी बूंद पर पड़ता है तो क्या होता है, यहां पर रेयर से डेंसर में जा रहा है और यहां पर क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया, डिस्पर्जन हो गया, टूट गया। ये तो टर्निंग किसकी, वॉयलेट की ज्यादा हुई और रेड की कम हुई। परंतु अंदर देखिए यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और परावर्तन के पश्चात ये रेज फिर से लौट आई। चूंकि अलग अलग रंगों का यहां पर अलग अलग झुकाव हुआ था, अर्थात रेड यहां पर से आई और वॉयलेट अलग है उससे। यहां पर फिर से देखिए डेंसर से रेयर में जब आ रहे थे तो ये पाया गया कि टर्निंग इसका पुनः हुआ, वॉयलेट का और रेड का, और ये पाया गया कि जो ओरिजिनल हमारी रे थी उससे वॉयलेट का देखिए कितना है एंगल 40 डिग्री और इसका एंगल 42 रेड के लिए। अब देखिए क्या होता है, यहां पर 2 बूंदें आपको दिखलाई गई हैं, पहली बूंद और ये
दूसरी बूंद, ये पहली बूंद है और ये दूसरी बूंद है। तो सूर्य का प्रकाश की किरण पहली बूंद पर गई और जैसा कि यहां पर बताया गया, तो ये जब यहां से निकली तो वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे है, इसमें दिखलाई दे रही। ठीक इसी प्रकार से दूसरी बूंद में देखिए, वहां पर भी यही बात हुई, जो नीचे है उसके बूंद वॉयलेट थोड़ा ऊपर और रेड नीचे। लेकिन पहली बूंद से जो रेड मिला था हमें और दूसरी बूंद से जो वॉयलेट मिला था, यही हमें आंख पर इंद्रधनुष बना रहे हैं। और जो इसकी अन्य किरणें थी, अर्थात ऊपर वाली बूंद की वॉयलेट और अन्य रंग जो थे, और नीचे वाले बूंद के रेड और जो अन्य रंग थे, ये हमारी आंख के ऊपर या नीचे होते हैं। इस कारण से हमें वो नहीं दिखलाई देते, हमें यहाँ पर ये रंग ही दिखलाई दे रहे हैं। अर्थात क्रम याद रखिए, ऊपर रेड है और नीचे यहाँ पर वॉयलेट है, तो नीचे से ये ऊपर की ओर बैंगनी से लाल की ओर। तो इस कारण से हमें यहां पर इंद्रधनुष, बाकी के रंग इसी के बीच में होते हैं। अब देखिए जरा सा, द्वितीय जो इंद्रधनुष बन रहा है, सेकेंडरी जो बन रहा है, उसमें यह घटना 4 चरण में हो रही है। अर्थात जो रेज यहां पर इस तरफ गई, अंदर जाने पर अपवर्तन हुआ, तो पहला काम अपवर्तन हुआ। यहां पर देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात अंदर ही फिर पृष्ठ पर पड़ी और एक बार फिर से परावर्तन हो गया। तो परावर्तन 2 बार हुआ, अर्थात ये यहां पर आने पर फिर से एक बार अपवर्तन हुआ और ये किरणें इस प्रकार से वॉयलेट की टर्निंग इधर को हुई और रेड की ऊपर। इसी प्रकार से दूसरी किरण में भी देखिए ऐसा ही हुआ। तो हमारी आंख पर जो बना, पहली वाली बूंद से कौन सा कलर मिला, वॉयलेट और बैंगनी, और दूसरी वाले से हमें दूसरी बूंद से कौन सा रंग मिला, लाल। क्रम देखिए दोनों में उल्टा हुआ है, यहां पर बैंगनी से लाल की ओर, यहां पर लाल से बैंगनी की ओर चला है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष दिखलाई दे, लेकिन इसकी तीव्रता कम होती है। अब ये कम होने का कारण क्या है, क्योंकि 2 बार इसका परावर्तन अंदर हो रहा था, तो 2 बार परावर्तन होने से इसकी तीव्रता कम हो जाती है। ये हमें हल्का दिखलाई देता है प्राइमरी की तुलना में। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल हमारे पास में है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखते हैं कि सूर्य का रंग नारंगी लाल दिखलाई देता है। इसका कारण ये होता है बच्चों कि दूरी हमारी शाम के समय दिन की अपेक्षा जब सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर होता है तो अधिक होती है, और दूरी ज्यादा होने से क्या होता है, जो वहां से लाइट प्रकाश के जो सफेद रंग है, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो कलर होते हैं उसमें ब्लू कलर का या बैंगनी का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, और बाकी कलर भी दूरी के साथ साथ हो जाते हैं। लेकिन लैम्डा उनका कम होता है, ब्लू का कम होता है, परंतु लैम्डा रेड के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसलिए उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता है और वो हम तक पहुंच जाता है। इस कारण से हमें यहाँ पर सूर्य लाल दिखलाई देता है। सुबह के समय भी ऐसे ही होता है, या जब वातावरण में डस्ट पार्टिकल हो या फिर फॉग हो, ऐसे समय में भी होता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्कैटरिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है बैंगनी कलर का स्कैटरिंग हो गया और कलर का हो गया, लेकिन नारंगी रंग हमें लाल रंग हमें प्राप्त हो जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। बच्चों आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि रेड सिग्नल हमारे जो यूज होते हैं इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ज्यादा वेवलेंथ होने से क्या होता है, वो दूर से ही विजिबिलिटी उसमें हो जाती है, इसीलिए हम डेंजर के लिए रेड सिग्नल्स यूज करते हैं, उसमें इतना स्कैटरिंग नहीं हो पाती। और बच्चों आकाश का नीला रंग दिखलाई देना ये भी एक कारण है कि नीला इसलिए दिखलाई देता है क्योंकि वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, रेड की कम होती है, ना के बराबर होती है। तो आप समझ लीजिए कि प्रकाश फैल जाता है
और वातावरण में हमें ब्लूइश दिखाई देने के कारण आप कहेंगे नारंगी क्यों नहीं दिखलाई देता, हमारी आंखें सुग्राही हैं ब्लू कलर के लिए, नीले रंग के लिए, अर्थात हमें वो प्रकाश का स्कैटरिंग हो जाता है और वो स्कैटरिंग इस प्रकार होता है। रेले का एक फॉर्मूला है स्कैटरिंग 1/λ⁴, अर्थात वेवलेंथ यदि ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, जो रेड कलर के लिए हम कह रहे थे बात, और यदि वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ कम होता है बैंगनी कलर के लिए, नीले रंग के लिए, इसीलिए उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है और हमें प्रकाश वो स्कैटरिंग होने से नीले रंग का आकाश दिखलाई देता है। बच्चों एक यहाँ पर छोटी सी बात और आपसे करना चाहूंगा, छोटा सा प्रश्न देखिए। 30 डिग्री के अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का एक पृष्ठ कलई किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके दूसरे पृष्ठ पर एक किरण ये अभिलंब है 45 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तन के पश्चात कलई वाले सिरे से उसी मार्ग पर वापस हो रही है। ये कलई वाला सिरा है, इस पर गई और उसी मार्ग से वापस कब होगी, जब इस पर ये अभिलंबवत पड़ेगी। ये कोण कितना 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये कोण आपको कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया हुआ है और ये 90। यहां पर देखिए ये 90 में से आपने देखिए ये 90 ये 30 तो ये कितने का हो गया, 60 हो गया। ये कोण 60 हो गया और ये 60 हो गया तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब बच्चों I इज इक्वल टू हमें 45 और R इज इक्वल टू 30 मिल गया। तो अपवर्तनांक के लिए क्या आप लगाएंगे, देखिए साइन I ओवर साइन R, अर्थात साइन कितना 45 अपॉन साइन 30 डिग्री, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2 अर्थात 2/√2, जिसको आप कह सकते हैं यहां पर √2, जिसका कि वैल्यू है √2 का 1.414। तो इतना इसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात हो गया प्रिज्म का। इसी पर बच्चों आधारित कुछ प्रश्न हमने आप लोगों को दिए। पतले प्रिज्म का अपवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है, 60 डिग्री के अपवर्तन को, ये दोनों क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे।